नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी। लगभग 58.5 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। सरकार ने पीएम वाणी के तहत सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क स्थापित करने को स्वीकृति दी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को फिर आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा और एपीएमसी मंडियां नहीं हटेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नए संसद भवन की आधारशिला रखेंगे। जम्मू कश्मीर में कल होने वाले जिला विकास परिषद के 5वें चरण के चुनाव के लिए व्यापक प्रबंध। असम में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान कल होगा। और देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.66% हुई। समाचार संध्या में अतहर सईद के साथ मैं लवलीन निगम। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चालू वित्त वर्ष में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए 1,584 करोड़ रुपए के खर्च की मंजूरी दी है। इस योजना की संपूर्ण अवधि यानी 2020 से 2023 तक के लिए 22,810 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बैठक के बाद आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने बताया कि इस योजना से लगभग 58,50,000 कर्मचारियों को फायदा होगा। कैबिनेट ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी है। हमने इस महामारी को कैसे पॉजिटिव बदला जाए इसके हिसाब से काम किया है। कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में इस समय आत्मनिर्भर भारत योजना एक तरफ एक नए रोजगार सृजन की ओर आवश्यक प्रोत्साहन दे रही है, वहीं दूसरी तरफ हमने सीधे उद्योगों के रूप में उनको वित्तीय सहायता भी पहुंचाने का काम किया है। श्री गंगवार ने कहा कि योजना के अंतर्गत सरकार 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक काम पर रखे गए कर्मचारियों को 2 साल के लिए सब्सिडी देगी। सरकार 1,000 कर्मचारियों की संख्या वाले प्रतिष्ठानों के नए कर्मचारियों के लिए नियोक्ता के 12% के अंशदान के साथ साथ कर्मचारियों के हिस्से के 12% का भी भुगतान करेगी। सरकार की ओर से कुल 24% का अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि खाते में किया जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इस अंशदान को कर्मचारी के आधार नंबर से जुड़े भविष्य निधि खाते में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जमा करेगा। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वाई-फाई सुविधा प्रदान करने के लिए डाटा कार्यालयों के माध्यम से लाइसेंस शुल्क के बिना सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क लगाने को भी मंजूरी दे दी है। दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सार्वजनिक वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को पीएम वाणी के रूप में जाना जाएगा। प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी, ये देश में वाई-फाई क्रांति की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। सबसे पहले हम एक पब्लिक डेटा ऑफिस खोलेंगे। ये कोई परचून की दुकान हो सकती है, ये कोई चाय की दुकान हो सकती है, ये कोई छोटा सा कोई पब्लिक ऑफिस हो सकता है। हमारे लगभग 4.25 लाख कॉमन सर्विस सेंटर है जो गांव में, छोटे शहरों में डिजिटल सेवाएं देते हैं। वो ओवरनाइट इस पर आएंगे और कोई भी आ सकता है। वाई-फाई अवेलेबल होगा, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग इसका उपयोग करेंगे। मोबाइल सब कुछ उपलब्ध रहेगा। पब्लिक डाटा ऑफिस के लिए नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो फी, और पब्लिक डेटा एग्रीगेटर और ऐप प्रोवाइडर के लिए 7 दिन के अंदर हम उनको रजिस्ट्रेशन देंगे। श्री प्रसाद ने यह भी कहा कि मंत्रिमंडल ने मुख्य भूमि में कोच्चि को लक्षद्वीप से समुद्री ऑप्टिकल फाइबर केबल संपर्क से जोड़ने की परियोजना को भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि इस पर 1,072 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विस्तृत दूरसंचार विकास योजना के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश और असम के 2 जिलों में मोबाइल टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यानी सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि योजना को भी मंजूरी दी है। 2,029 करोड़ रुपए लागत की इस परियोजना से
मोबाइल सेवा से वंचित 2374 गांवों को ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इस राशि में 5 साल की संचालन लागत भी शामिल है। परियोजना दिसंबर 2022 में पूरी होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसके तहत भारत और लक्जमबर्ग के बीच एक समझौते के आशय पत्र MOU पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस समझौते से दोनों देशों के बीच प्रतिभूति से संबंधित नियमन और इस क्षेत्र से संबंधित कारोबार में आपसी सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। मंत्रिमंडल ने भारत और सूरीनाम के बीच स्वास्थ्य और दवा के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने से संबंधित एक समझौते के आशय पत्र को भी स्वीकृति दी। आत्मनिर्भर भारत के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली और इससे संबंधित क्षेत्रों में शोध को बढ़ावा देने की दिशा में ये एक मजबूत कदम साबित होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर सरकार का रुख स्पष्ट किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP प्रणाली जारी रहेगी और कृषि सहकारी विपणन समितियों द्वारा संचालित मंडियों को बंद नहीं किया जाएगा। एक ट्वीट में श्री तोमर ने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसानों की जमीन नहीं छीन सकता और न ही फसल खरीदने वाले किसानों की जमीन में कोई परिवर्तन कर सकता। श्री तोमर ने यह भी कहा कि कोई भी ठेकेदार पूरा भुगतान किए बिना अनुबंध खत्म नहीं कर सकता। कृषि मंत्री ने कहा कि नए कृषि कानूनों के तहत किसान अपनी फसल उगाने से पहले ही उसके दाम तय कर सकता है। उन्होंने कहा कि फसलों के खरीदारों को समय पर भुगतान करना होगा और ऐसा नहीं करने पर ठेकेदारों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कृषि मंत्री का ये बयान ऐसे समय में आया है जब किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि मोदी सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर संवेदनशील है और नए कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसानों के आंदोलन को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है। आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री जावड़ेकर ने कहा कि किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत का दौर जारी है और ये संभवतः अंतिम दौर में है। सरकार ने 6 बार चर्चा की है और सरकार संवेदनशील है, बहुत जिम्मेवारी से और किसानों की समस्या के हल होने की दिशा में क्या किया जा सकता है ये सरकार ने देखा है और इसलिए ये वर्क इन प्रोग्रेस है, होपफुली इन द लास्ट स्टेज। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने प्रदर्शन कर रहे किसानों से आंदोलन न करने की अपील की है और कहा है कि वे आंदोलन करने के बजाय सरकार के साथ अपनी चिंताओं पर चर्चा करें। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि अधिनियम के खिलाफ विभिन्न किसान संगठन बंगलुरू में विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने कल के भारत बंद के बाद आज फिर से किसानों के विरोध प्रदर्शन पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इससे जनता को असुविधा होगी। किसानों ने नए कृषि कानूनों के कार्यान्वयन का स्वागत किया है क्योंकि इससे उनकी आय बढ़ी है और वे बिचौलियों से मुक्त हुए हैं। मध्य प्रदेश के देवास जिले के बड़वहा गांव के किसान कमल पटेल ने कहा है कि नए कानूनों से उन्हें अपनी उपज निजी कंपनियों को बेचने में मदद मिली है जिससे उन्हें अच्छी आय हुई है। मैं कमल पटेल, ग्राम बधावा, तहसील सतवार, जिला देवास, मध्य प्रदेश। नए बिल आने के कारण अच्छी मदद मिली है किसानों के लिए। ये मददगार बिल है और इसके कारण दाम भी अच्छे ऊंचे मिल रहे हैं और अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ ITC का हब खुला है। चंडीगढ़ के मुक्तसर साहिब के किसान शिवचरण सिंह ने कहा कि नए कृषि कानून ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी हैं। मैं शिवचरण सिंह डिस्ट्रिक्ट मुक्तसर स्टेट पंजाब तो बिलोंग करदा। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਬੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬਿੱਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਬੜੇ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਆ, ਬੜੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰਿਫਾਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आऊगी। सरकार ने कहा है कि 2020 और 21 के चालू खरीफ विपणन मौसम में 356 लाख टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि सरकार मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं के अनुसार किसानों से खरीफ फसलों की खरीद जारी रखे हुए है। देश में धान की कुल खरीद में से 202 लाख मीट्रिक टन अकेले पंजाब से खरीदा गया है जो कुल खरीद का 57% है। मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा खरीद अभियान में करीब 37,38,000 किसान पहले ही फायदा उठा चुके हैं। उनसे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 67,248 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का धान खरीदा जा चुका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा।
और आप यहाँ परिवार का। माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? हमारी ऐसी ही जरूरतों को समझकर प्रधानमंत्री जी ने कहा है। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी CSC केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव, सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे। नया भवन आत्मनिर्भर भारत की बुनियादी सोच का दर्पण होगा। नया संसद भवन आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त और ऊर्जा कुशल होगा। मौजूदा संसद भवन से सटी त्रिकोणीय आकार की इमारत सुरक्षा सुविधाओं से युक्त होगी। नए भवन की सज्जा भारतीय संस्कृति, क्षेत्रीय कला, शिल्प, वास्तुकला की विविधता का समृद्ध मिलाजुला स्वरूप होगा। नए संसद भवन के निर्माण में हरित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होगा और पर्यावरण अनुकूल कार्यशैली को बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कल जिला विकास परिषद DDC चुनाव के 5वें चरण और पंचायत उपचुनाव के लिए मतदान के सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। कोविड-19 के कारण सभी मतदान क्षेत्रों में सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की उचित व्यवस्था की गई है। इस चरण के लिए मतदान कल सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया कि 280 जिला विकास परिषद क्षेत्रों में से 37 जिला विकास परिषद निर्वाचन क्षेत्रों में चल रहे 5वें चरण के मतदान के अलावा कल सरपंच और पंचों के 218 रिक्त सीटों के लिए भी मतदान होगा। मतदान 37 जिला विकास परिषद निर्वाचन क्षेत्रों में होगा, जिसमें 17 कश्मीर और 20 जम्मू डिवीजन से हैं। पंचायत उपचुनावों के 5वें चरण में सरपंच के 125 पद खाली हैं। इनमें से 30 निर्विरोध चुन लिए गए हैं। इस चरण के तहत 58 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं। राज्य चुनाव आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश में 2104 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं, जिसमें जम्मू में 914 और कश्मीर संभाग में 1190 हैं। असम में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद BTC चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान कल होगा। कोकराझार और चिरांग जिलों में 19 सीटों पर मतदान सुबह 7:30 बजे शुरू होगा। इस चरण में कुल 111 उम्मीदवार मैदान में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि इन स्थानों पर सुरक्षा बलों की तैनाती सहित सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। BTC चुनाव के लिए कल चिरांग और कोकराझार जिलों में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। असम भूटान सीमा पर अधिक सतर्कता बरती जा रही है ताकि ये सुनिश्चित हो कि कोई भी असामाजिक तत्व मतदान प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न न कर पाए। कोविड-19 दिशा निर्देशों के बाद सभी मतदान केंद्रों को सैनिटाइज किया गया है और प्रत्येक मतदान केंद्र में मास्क और हैंड सैनिटाइजर भी रखे जाएंगे। पहले चरण के मतदान में 77% मतदान हुआ था। बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट, भाजपा, कांग्रेस, PPPL, AIUDF और निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में है। वोटों की गिनती शनिवार को होगी। मानसपति शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। कोविड-19 के बीच केरल में कल त्रिस्तरीय स्थानीय निकाय चुनावों के दूसरे चरण के मतदान के लिए सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। दूसरे चरण के तहत 5 जिलों में वोट डाले जाएंगे। अंतिम चरण का मतदान इस महीने की 14 तारीख को होगा। वोटों की गिनती 16 दिसंबर को होगी। राजस्थान में हाल ही में स्थानीय निकाय के लिए हुए चुनाव में भाजपा को 13 जिला परिषदों में बहुमत प्राप्त हुआ है, जबकि 222 पंचायत समितियों में पार्टी ने 93 में विजय प्राप्त की है।
इसके अलावा 4,371 पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए चुनाव में पार्टी को 1,989 पर जीत हासिल हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। विगत 3-4 दशकों में पंचायत चुनाव में सत्ता के खिलाफ विपक्ष की यह पहली जीत है। इन चुनाव में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा के गृह जिले सीकर समेत 5 मंत्रियों के क्षेत्रों में पार्टी की हार हुई है। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के टोंक क्षेत्र में भी कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि जनता ने राज्य सरकार के खिलाफ मतदान किया है। साथ ही मतदाताओं ने केंद्र सरकार की कल्याणकारी नीतियों पर एक बार फिर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि इन परिणामों से यह साबित हो गया है कि ग्रामीण जनता केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों का समर्थन करती है। इन नतीजों पर कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि राजस्थान, तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी की जीत से देश के मूड का पता चलता है। आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी राजस्थान के साथ ही तेलंगाना में विधानसभा की एक सीट के लिए हुए उपचुनाव और हैदराबाद नगर निगम चुनावों में 49 वार्डों में जीत हासिल करने में सफल रही है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.66% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 36,635 मरीज स्वस्थ हुए। अब तक 93,15,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 32,000 से अधिक लोग इस वायरस से संक्रमित हुए। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 97,35,000 से ज्यादा हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 402 लोगों की जान गई। इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1,41,360 हो गई है। इस समय 3,78,909 मरीजों का उपचार चल रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अधिकारी ने बताया कि कल 10,22,712 कोविड नमूनों की जांच की गई। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य सचिव प्रदीप व्यास ने बताया है कि कोविन पोर्टल पर वैक्सीन लगाने वालों के रूप में अब तक 16,000 से अधिक लोगों ने अपना नाम दर्ज कराया है, जबकि टीका लगवाने के लिए करीब 1 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में कोविड टीके को विभिन्न स्थानों तक ले जाने के लिए 3,135 शीत भंडारण केंद्र उपलब्ध हैं। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य सचिव प्रदीप व्यास ने बताया है कि मतदान के लिए लगाए जाने वाले बूथ की तरह ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा निजी अस्पतालों में विशेष बूथ लगाए जाएंगे, जहां बड़ी ही सावधानी से कोरोना वायरस से जुड़े टीकाकरण की प्रक्रिया कार्यान्वित की जाएगी। शुरुआत में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी जाएगी और दूसरे चरण में ऐसे ही बूथ स्कूल, सामुदायिक हॉल और नागरिक कार्यालयों में स्थापित किए जाएंगे, जहां पुलिस कर्मियों, आवश्यक सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारियों, 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों एवं सहरुग्णता से ग्रसित लोगों को टीका लगाया जाएगा। श्री व्यास ने बताया कि जिन्हें टीका लगवाना होगा उन्हें मोबाइल पर एक QR कोड के साथ पुष्टिकरण संदेश भेजा जाएगा। इसी बीच राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 1 से 8 के छात्रों के लिए स्कूल खोलने के संबंध में कोई चर्चा नहीं की जा रही है। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। देखकर गर्व होता है, जिनके पास नहीं थे रहने को घर, उनके लिए बन रहे हैं पक्के मकान। चूल्हे पर निर्भर माताओं को उज्ज्वला योजना ने दिया कुकिंग गैस का वरदान। जहां शौच की उचित व्यवस्था नहीं थी, हो रहा शौचालयों का निर्माण। टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, अंतरिक्ष, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर क्षेत्र में नया भारत छू रहा आसमान। और यह सब संभव करते हैं आप अपने एडवांस टैक्स के योगदान द्वारा। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब देश के ईमानदार टैक्स पेयर का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है। अपने अग्रिम आयकर की तीसरी किश्त 15 दिसंबर तक जमा करें। यदि TDS या TCS के बाद आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रूपए से ज्यादा है, तो अग्रिम आयकर जमा करना अनिवार्य है। देश की प्रगति में अपना योगदान दे। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं,
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी। लगभग 58.5 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। सरकार ने पीएम वाणी के तहत सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क स्थापित करने को स्वीकृति दी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को फिर आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा और एपीएमसी मंडियां नहीं हटेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नए संसद भवन की आधारशिला रखेंगे। जम्मू कश्मीर में कल होने वाले जिला विकास परिषद के 5वें चरण के चुनाव के लिए व्यापक प्रबंध। असम में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान कल होगा और देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.66% हुई। सटीक, विश्वसनीय और समाचारों की विस्तृत जानकारी सुनने के लिए हमारे आधे घंटे के समाचार बुलेटिन AIR News 24x7 और FM गोल्ड पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे, दोपहर 2:30 बजे और शाम 8 बजे हिंदी में और अंग्रेजी में सुबह 8:30 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 8:30 बजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर को कोविड जन आंदोलन की शुरुआत करते हुए लोगों से कोविड संबंधी सावधानी बरतने की अपील की थी। इसमें हाथ धोना, सही ढंग से मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना शामिल है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इस अभियान का अनुकूल असर पड़ा है। कोरोना मामलों में प्रारंभिक बढ़ोतरी मार्च में लागू हुए लॉकडाउन के साथ स्थिर हुई, मगर चरणबद्ध रूप से फिर खोले जाने के साथ गतिशीलता में वृद्धि के साथ साथ एक बार फिर इसमें उछाल देखा गया। त्योहारी सीजन को देखते हुए विशेषज्ञों ने लोगों को कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार का पालन करने की सलाह दी। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के 3 सरल मंत्र बनाए गए। प्रधानमंत्री ने इसे एक जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चिकित्सा विशेषज्ञ, खिलाड़ी, फिल्म स्टार आदि जैसे प्रभावशाली लोग और अन्य कलाकार आकाशवाणी समाचार और अन्य प्लेटफॉर्मों पर इस आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए आए। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि कोरोना वायरस को रोकने में आप देश का सहयोग इन कार्यों के द्वारा करें। सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी, समाज से दूरी बनाए रखें और केवल किसी आपातकालीन स्थिति हो तभी आप घर से बाहर निकलें या चाहें। तीसरी बात, दिन में अनेक बार अपने हाथों को साबुन से कम 20 सेकंड तक धोएं और अपनी नाक, आंख, मुंह को बिल्कुल न छुएं। हम सभी को खुद की और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ सरल बातों का ख्याल रखना चाहिए। हमें अपने हाथ साबुन लगाने के बाद 20 सेकंड तक लगातार मलते रहने चाहिए। अगर साबुन और पानी ना हो तो हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। मास्क ये बहुत ही जरूरी है। घर से बाहर निकले पर इसे जरूर पहने। दूसरे व्यक्ति से 6 फीट की दूरी बनाए रखें। शुरुआत के पहले ही सप्ताह में जन आंदोलन अभियान ने 2 अरब 33 करोड़ इंप्रेशन प्राप्त किए और ट्विटर पर #UniteToFightCorona के साथ ट्रेंड किया। परिणाम सबके सामने है। कोरोना मामलों की संख्या में दैनिक वृद्धि जो आंदोलन के पहले दिन 78,524 थी, 8 दिसंबर तक 66% की भारी कमी के साथ 26,567 हो गई। संदेश साफ है, स्पष्ट है। मास्क पहनना है, शारीरिक दूरी बनाए रखना है और हर समय स्वच्छता बनाए रखने के लिए बार बार हाथ धोना है। टैलेंटेड वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन के लिए तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक कोई प्रभावी दवा या वैक्सीन नहीं बनती, तब तक मास्क, 2 गज की दूरी, हैंड सैनिटाइजेशन की हमारा एकमात्र विकल्प है। एक प्रकार से एकमात्र हथियार है। हमें खुद भी बचना है और घर में छोटी बड़ी आयु के सभी परिजनों को भी बचाना है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोविड-19 वायरस के प्रसार को रोका जा सकता है, बशर्ते कि लोग सतर्क हों और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करें, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। नसीम नकवी, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। भारत में विदेशी दूतावासों के प्रमुखों और राजदूतों के एक दल ने आज हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड तथा बायोलॉजिकल ई लेबोरेटरी में कोरोना वायरस का टीका विकसित करने के प्रयासों का जायजा लिया। भारत बायोटेक के संस्थापक डॉक्टर कृष्ण एम
इल्ला ने बताया कि उनकी प्रयोगशाला ने अगले साल के अंत तक 50 करोड़ कोवैक्सीन टीके तैयार करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने बताया कि तीसरे दौर के नैदानिक परीक्षणों के नतीजे संतोषजनक रहे हैं। राजदूतों और अन्य राजनयिकों ने टीके के विकास की दिशा में प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा है कि भारत ने टीका उत्पादन की अपनी क्षमता बढ़ाई है, जिससे इस बात की उम्मीद है कि वो अन्य देशों की जरूरतें भी पूरी करेगा। आयुष मंत्रालय और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने नई दिल्ली के एम्स में एक नया समन्वित औषधि विभाग स्थापित करने का फैसला किया है। मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा और एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के संयुक्त दौरे और समीक्षा के दौरान यह फैसला किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि समन्वित औषधि और अनुसंधान केंद्र CIMR कोविड महामारी के उपचार के बाद आयुर्वेद और योग को समन्वित कर इलाज का एक नया प्रोटोकॉल तैयार करेगा। कर्नाटक सरकार ने आज एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें कर्नाटक महामारी रोग अध्यादेश के तहत कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उनके परिसर में आने वाले ग्राहकों द्वारा मास्क नहीं पहनने और उचित दूरी नहीं बनाए जाने पर इन प्रतिष्ठानों के मालिकों को जुर्माना देना होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि इन दिशा निर्देशों की अनदेखी करने वाले वातानुकूलित पार्टी हॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर, ब्रांडेड दुकानें और शॉपिंग मॉल पर 10,000 रूपये, जबकि गैर वातानुकूलित व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर 5,000 रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी दिवस मनाया जा रहा है। भ्रष्टाचार के विरोध में जागरूकता के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 31 अक्टूबर 2003 को संधि स्वीकार की थी। इसके तहत 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधी दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में अलंकरण समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने नीतिगत प्राथमिकता के रूप में भ्रष्टाचार उन्मूलन के महत्व पर जोर दिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 495 अंक बढ़कर पहली बार 46,000 से ऊपर 46,104 पर पहुंच गया। निफ्टी 136 अंक की बढ़त से 13,529 पर बंद हुआ। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। दिल्ली में सुबह घना कोहरा छाया रह सकता है। तापमान 10 और 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। चेन्नई में न्यूनतम तापमान 23 और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। कोलकाता में तापमान 18 और 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। श्रीनगर में हल्की वर्षा और हल्के हिमपात की संभावना है। तापमान 1 और 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। जम्मू में तापमान 10 और 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। आसमान साफ रहेगा। लेह में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से 7 डिग्री सेल्सियस नीचे रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गिलगित में आसमान साफ रहेगा। मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे। तापमान 5 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। लद्दाख के करगिल के विभिन्न स्थानों पर 3 से 27 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 1D और राष्ट्रीय राजमार्ग 301 पर वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। ओडिशा में पर्यटन विभाग ने आज 5 स्थानों पर अपने महत्वपूर्ण इको रिट्रीट कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वर्चुअल माध्यम से किया, जिसका उद्देश्य राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी। लगभग 58.5 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। सरकार ने PM वाणी के तहत सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क स्थापित करने को स्वीकृति दी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को फिर आश्वासन दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा और APMC मंडियां नहीं हटेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नए संसद भवन की आधारशिला रखेंगे। जम्मू कश्मीर में कल होने वाले जिला विकास परिषद के 5वें चरण के चुनाव के लिए व्यापक प्रबंध। असम में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के दूसरे अंतिम चरण का मतदान कल होगा और देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.66% हुई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।